सुप्रभात छत्तीसगढ़, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसे ही केंद्र चुनाव आयोग ने एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी ने एमपी, छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की अगली सूची की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और जिसमें लगभग प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को टिकट दे दिया गया। दूसरी सूची में 3 सांसदों को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव का नाम शामिल है, जबकि 2 पूर्व आईएएस अधिकारियों को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। 43 नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। जी हां, जबकि 21 उम्मीदवारों की पहली सूची में भी एक सांसद विजय बघेल का दुर्ग से टिकट दिया गया था और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल यहां पर विधायक हैं और इस बार भी उम्मीदवार वे ही हैं। इस तरह से अभी तक जारी की गई बीजेपी के कुल उम्मीदवारों की जो सूची है वो अब 85 हो गई है। 85 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 सांसद विधानसभा के चुनाव में इस बार अंशिका मैदान में है। स्ट्रैटेजी को समझना होगा और कांग्रेस पार्टी इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तय करेगी। कुल 90 विधानसभा सीटों में से 5 प्रत्याशियों का नाम अभी आना बाकी है। बिल्कुल, और 64 प्रत्याशियों में 43 नए चेहरे उतारे गए हैं। चुनावी मैदान में दूसरी लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अब आपको दिखाते हैं चेहरे। रमन सिंह राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गजों के चेहरों को आपको दिखा रही हैं। रमन सिंह राजनांदगांव से ही बीजेपी के कैंडिडेट है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से बीजेपी की कैंडिडेट है, जो कि एक बार फिर से देखा जाए तो चेहरा काफी बड़ा है। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। केंद्र में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली रेणुका सिंह यहां पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। धर्मलाल कौशिक बिल्हा से बीजेपी के ये प्रत्याशी रहेंगे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और अरुण साव जो कि सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये कमान संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोरमी से ये चुनाव इस बार लड़ेंगे। इसके अलावा लता उसेंडी, बड़ा चेहरा, कोंडागांव से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ में वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट के छत्तीसगढ़ की सरकार में। इसके अलावा ओपी चौधरी रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो कि 2005 के 5 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं और चुनाव मैदान में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में ननकीराम कंवर रामपुर से चुनाव एक बार फिर लड़ेंगे, तो ऐसे में एक बड़ी जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। आज कुटकुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उनको सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से इस समय बदलाव की स्थिति है पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और हम भी लगातार कुनकुरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और बिल्कुल बदलाव की बयार है। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। और उधर बीजेपी की सूची आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई थी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उन्हीं प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने जानबूझकर रणनीति के तहत लिस्ट लीक करवाई और विपक्षी पार्टी ने हारे हुए चेहरों पर फिर दांव लगाया। बीजेपी को एक बार फिर मात मिलेगी। कल जब मैं यहाँ से गया, उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है, आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं
उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए। तो दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं, जहां उन्होंने कहा 4 घंटे चली सीडब्ल्यूसी की मैराथन बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई है और कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत आधारित जनगणना कराए जाने की उन्होंने बात कही। राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल चर्चा की। चलिए और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीजों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बढ़ते आगे आपको बता दें खबर ये कवर्धा से, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने नेताओं को बैनर्स और पोस्टर्स को हटाए जाने की कार्रवाई की और आगे से इस तरह के पोस्टर्स इस्तेमाल न करने के लिए उन्हें एक चेतावनी भी जारी की गई है। आचार संहिता 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बीच किसी भी तरह से बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने आचार संहिता के निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। तो फिलहाल पोस्टर और बैनर जो लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है। जो स्लोगन लिखे गए थे उनको भी हटा दिया गया है। दीवारों पर आप देखिए हटाने का काम जारी, और 5 दिसंबर तक क्योंकि आचार संहिता लागू रहेगी तो किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। खबर कोरबा से, जहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। नगर पालिका की टीम सरकारी भवन के साथ साथ हर जगह लगे होर्डिंग और फ्लैग्स बैनर को उतारकर जब्त कर रही है। नगर निगम की टीम राजनीतिक पार्टी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगाए गए बैनर भी जब्त कर रही है। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस भी सघन जांच में जुटी हुई है। पुलिस शहर की हर सड़क पर ताबड़तोड़ चेकिंग कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो चुनाव आयोग है पुलिस का सहयोग लेकर इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है कि बैनर्स, पोस्टर्स और स्लोगन्स जो सड़कों पर लगे हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें हटाया जाए। हालांकि कुछ प्रचार जारी रहेंगे, लोगों के साथ बातचीत करने का नेताओं को मौका मिलेगा। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि जगदलपुर में आचार संहिता लगने के बाद चेकिंग तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चेकिंग सघन तरीके से की जा रही है। बस्तर कलेक्टर और एसपी बॉर्डर पर पहुंचे। धनपुंजी बॉर्डर पर पहुंचे दोनों अधिकारी, वाहन की जांच तेज कर दी गई है और निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि चेकिंग होनी है। इसको लेकर दोनों ही अधिकारी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। धनपुंजी बॉर्डर पर दोनों अधिकारी पहुंचे हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि हालांकि तारीखों का ऐलान हो गया है विधानसभा चुनाव के, और अब आचार संहिता लगने के बाद चेकिंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चेकिंग तेज कर दी गई है। बस्तर कलेक्टर और एसपी बॉर्डर पहुंचे हैं और दोनों ही अधिकारी धनपुंजी बॉर्डर पहुंचे हैं और यहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई प्रचार प्रसार नहीं होना है। तो इससे जुड़े पैम्पलेट हो या फिर स्टिकर्स हो, इनको बिल्कुल भी गाड़ियों में नहीं रखना है। इसको देखते हुए ही चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। निर्देश जारी किया गया है और मौके पर एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। अंशुल, आपको याद होगा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट किया था जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं या कार्गो प्लेन्स हैं उन्हें भी चेकिंग के दायरे में लाया जाएगा इन 5 राज्यों में, जिसमें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिससे कि ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री ट्रांसपोर्ट ना की जा सके, जिससे कि चुनाव में कोई प्रभाव डाला जा सकता है। तो गाड़ियों की चेकिंग भी इस तरह की जो गतिविधियां उन्हें रोकने के लिए, जिसमें कैश या फिर लिकर या फिर कोई भी उपहार स्वरूप कोई भी सामान देने के लिए कोई इस तरह परिवहन ना करे, इसके लिए ये चेकिंग अभियान अब बढ़ा दिया गया है।
खबर बलौदा बाजार से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया है। थाने के घेराव का वीडियो भी सामने आ चुका है। शराब को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसी वजह से थाने का घेराव किया गया है। थाना घेर कर लोगों ने नारेबाजी भी की है। चंदनगांव के लोगों की शराब को लेकर शिकायत थी और शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से नाराज होकर उन्होंने प्रदर्शन किया और कार्रवाई न होने की सूरत में थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। बलौदाबाजार से तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि यहां ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शित किया और साथ ही साथ ग्रामीणों ने जो शराब के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की प्रशासन से मांग की थी, उस मांग के पूरा नहीं होने पर आक्रोशित लोग थाना पहुंच गए और थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे, थाने का घेराव कर नारेबाजी करने लगे। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे अंशिका यहां पर लगाए जा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए। हालांकि यहां आश्वासन नहीं मिला, किस तरह से कार्रवाई होगी, कब तक कार्रवाई होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है और ग्रामीणों ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। और बढ़ते आगे, आपको बता दें बड़ी खबर कोरिया से, जहां पर हाई स्कूल पोड़ी बछड़ा के शिक्षक और प्रिंसिपल ने स्कूल भवन में ही चल रहे नवीन महाविद्यालय की छात्राओं को सामान सहित विद्यालय से बाहर कर दिया। छात्राएं अब सामान सहित स्कूल परिसर के बाहर बैठी हैं। आपको बता दें कि शासन के आदेश पर सरकारी हाई स्कूल पौड़ी बछड़ा में नवीन महाविद्यालय अस्थायी तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ने मिलकर महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का सामान स्कूल परिसर से बाहर कर दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा सामान बाहर कर दिया गया है। अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में चोर ने मोबाइल दुकान में सेंध मारी कर 30,000 की नकदी सहित लाखों के फोन चोरी कर ले गए। पुलिस को अब तक कोई भी सुराग चोर का नहीं मिल पाया है। दरअसल स्थानीय दुकानदारों की शिकायत यह है कि चोरी की वारदातें लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं और बावजूद इसके पुलिस इस पर गंभीरता से कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दुकानदार चोरी की वारदातों से परेशान हैं, उन्हें हर रोज अपनी दुकान में चोरी का डर सताता है और इस बीच एक और चोरी का मामला सामने आया जिसके सीसीटीवी वीडियो आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन को लेकर मार्केट के दुकानदारों में नाराजगी है। दुकान में सेंधमारी कर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप पर हाथ साफ कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, खबर कवर्धा से, जहां भारतीय किसान संघ ने ऋण माफी, नया शक्कर कारखाना सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि सुतिया पाट नहर विस्तार को लेकर भी इसमें मांग की गई है और इस पर विरोध जताया गया। दरअसल किसान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी परिसर में सभा आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद किसानों का जत्था मंडी परिसर से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। फिर किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। साथ ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां 60 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 2 ट्रक और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। दोनों ट्रक एमपी के सिंगरौली जा रहे थे। एक ट्रक बेमेतरा से विस्फोटक सामग्री भरकर जा रहा था और दूसरा ट्रक विशाखापट्टनम से आ रहा था। दरअसल इस दौरान जांच की गई और जांच में कागजात उचित नहीं मिले, उसमें कुछ खामियां पाई गई, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रक पर एक्शन लिया गया। बलरामपुर से चेकिंग के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें बेमेतरा से विस्फोटक सामग्री ले जा रहे ट्रक को रोका गया और उस पर एक्शन लिया गया, जबकि दूसरा जो ट्रक है वो विशाखापट्टनम से आ रहा था और जांच के दौरान कागजात में कमी पाए जाने पर चेकिंग की गई और इस दौरान उन्हें रोक लिया गया। और बढ़ते आगे, आपको बता दें खबर राजनांदगांव से, जहां अटल आवास में जर्जर मकान पड़े हैं। खराब सड़क और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और कलेक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने
ज्ञापन सौंपा। नाराज लोगों ने कहा कि अगर उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में इस वार्ड निवासियों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। खराब सड़क से लोग परेशान हैं और इसीलिए अब इन्होंने कह दिया है कि अगर सड़कों को नहीं बनाया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वार्ड से एक भी वोट नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, एक भी वोट नहीं नहीं जाएगा सर हमारे वार्ड से। जब तक पूरी नहीं दूर नहीं करेंगे तो वोट भी नहीं देंगे। हम बहुत परेशानी से गुजर रहे उस जगह से। मकान हम लोग को आवंटित किए हैं, 2017 में हम लोग को आवंटन दिया गया है और 7 साल हो गए हम लोग को रहते हुए वहाँ। 7 साल में सर वो मकान की हालत इतनी गुणवत्ताहीन है कि वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो हमारी मांग है कलेक्टर सर से, महापौर मैडम से और आयुक्त सर से कि एक बार निगम के अधिकारी आके वहाँ पे निरीक्षण करें और हम लोग को लिखित में आश्वासित करें कि हम लोग वहाँ पे व्यक्ति रहने के लायक हैं कि नहीं है, हम लोग कितना मेंटेनेंस कर सकते हैं वहाँ पे बताएं, हमको लिख के दे। हम लोग की बस इतनी मांग है। भिलाई में वायुसेना दिवस के अवसर पर एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। भिलाई के स्मृति नगर क्षेत्र में आयोजित हुए इस एरो मॉडलिंग शो में एक से बढ़कर एक एरो मॉडलिंग के करतब दिखाए गए। एरो मॉडलिंग शो के जरिए सभी ने वायुसेना के शौर्य की झलक देखी। वायुसेना के जवानों के साहस को नमन किया। लोगों को वायुसेना के द्वारा देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की जानकारी दी गई और इसके साथ ही उनके शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए ही ये आयोजन किया गया था। और यहाँ लोगों ने इस एरो मॉडलिंग शो का भरपूर आनंद लिया और ड्रोन्स का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है और क्या उसका यहाँ इस्तेमाल है, ये भी यहाँ लोग देखकर चकित रह गए। खबर जगदलपुर से, जहां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी टेंपल कमेटी के सदस्यों ने, पुजारियों ने इसे खोला। टेंपल कमेटी के सदस्यों और पुजारियों ने दान पेटी को खोला जिसमें 7,23,000 रुपए नकद और लाखों के गहने का चढ़ावा मिला है। आपको बता दें कि हर 6 महीने में मंदिर की दान पेटी खोली जाती है और भक्तों से मिले दान के पैसों को गिना जाता है। मां दंतेश्वरी की यहाँ पर बहुत मान्यता है और दूर दराज से भी लोग मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, दिल खोलकर दान करते हैं। 6 महीने में 7 लाख से ज्यादा का दान चढ़ा है और हर 6 महीने में मंदिर की जो दान पेटी है वो खोली जाती है और इस बार जब पैसे गिने गए, दान में 7 लाख से भी ज्यादा मिले हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की तैयारियां बड़े पैमाने पर जगदलपुर में शुरू हो चुकी हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए रथ बनाने की तैयारी भी विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शुरू कर दी गई और दशकों से अंशिका ये परंपरा है यहाँ पर और इस परंपरा के मुताबिक गांव के 150 से ज्यादा कारीगर आज इस बार जो है इस रथ के निर्माण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी मिलजुल कर रथ तैयार करते हैं। बस्तर दशहरे के आयोजन से जुड़े सदस्यों की माने तो 1408 से ये रथ निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो आज भी उसी परंपरागत तरीके से चला आ रहा है और सन 1408 से ये परंपरा चली आ रही है और ये ऐतिहासिक परंपरा यहाँ पर आज भी उसी तरह से निभाई जाती है और कई कलाकार मिलकर रथ तैयार करते हैं। और बस्तर दशहरा जो कि विश्व प्रसिद्ध ये दशहरा है और ये काफी दिन तक यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और उसमें इस रथ का आकर्षण रहता है और इस रथ की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। रथ बनकर तैयार होगा और ये 200-400 साल नहीं बल्कि और पुरानी परंपरा है, लंबा इतिहास है इसका और इसकी मान्यता भी उसी तरह से यहाँ के लोगों में है। बस्तर दशहरे की तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य आकर्षण ये वो रथ है जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इसे देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और बस्तर में अब दशहरे की शुरुआत इस रथ निर्माण के साथ हो गई है। दशहरे के मेले के लिए अब लोग यहाँ आना शुरू होंगे।
बढ़ते आगे और आचार संहिता लगते ही मंत्रियों के ठाठ में कमी आना शुरू हो गया है। स्टेट गैरेज की ओर से मंत्रियों और विधायकों की जो अपनी अपनी गाड़ियां उनकी थी, अब उन्हें वापस करने के लिए चिट्ठी भेज दी गई है, जिसके बाद अब सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल पूरी तरह से मंत्रियों और विधायकों के लिए प्रतिबंधित होगा। तो ये देखिए, अब ये गाड़ियां वापस हो जाएंगी। चिट्ठी इसके लिए भेज दी गई है, एक लेटर भेजा गया है जिसमें मंत्रियों को गाड़ी वापस भिजवाने होंगे और अब इसके लिए बाकायदा एक लेटर भी भेज दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।